नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कंप्यूटर साइंस कक्षा 12 का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे वर्ष 2024-2025 के लिए। मॉडल प्रश्न पत्र के हल का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने प्रश्न पत्र के जो 3 खंड थे उन 3 खंड के प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न पत्र के चौथे खंड के प्रश्नों को देखेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र के चौथे खंड में कुल प्रश्नों की संख्या 5 है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं चौथे खंड का पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, जावा में जेडीके, जेआरई और जेवीएम क्या है, बताइए। इसका उत्तर दिया गया है कि जावा में जेडीके, जेआरई और जेवीएम 3 महत्वपूर्ण घटक है, यानी कंपोनेंट है, जो जावा प्रोग्रामिंग के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें समझना जावा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जेडीके के बारे में। जेडीके जिसका कि फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट का संक्षिप्त रूप है। यह जावा प्रोग्रामिंग भाषा के लिए एक पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसमें जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए सभी टूल्स और सुविधाएं शामिल होती है। जेडीके में जेआरई यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट और जावा कंपाइलर यानी जावा सी जैसी महत्वपूर्ण टूल्स शामिल होती है, जिन्हें जावा प्रोग्राम को लिखने, कंपाइल करने और रन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं जेडीके के शामिल मुख्य घटक, यानी जेडीके के घटक क्या क्या हैं। सबसे पहला है जावा कंपाइलर, जिसको हम लोग जावा सी के नाम से जानते हैं, जो जावा सोर्स कोड मतलब जावा का जो आप कोड लिखते हैं उसको जब आप सेव करते हैं तो डॉट जावा फाइल एक्सटेंशन के साथ आप उसको सेव करते हैं, तो वो कहलाता है आपका जावा का सोर्स कोड। तो ये जो जावा कंपाइलर है, जो जावा सी है, ये जावा का जो सोर्स कोड होता है उसको बाइट कोड यानी डॉट क्लास फाइल में परिवर्तित करता है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट यानी जीआरई, ये हमारा दूसरा घटक है जेडीके का, जो जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए आवश्यक होता है। आपको जावा एप्लीकेशन को रन कराना है तो इसके लिए जेआरई का होना आवश्यक है। अगला घटक जेडीके का है डेवलपमेंट टूल्स, जैसे जावा डॉक यानी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए, जार यानी जावा आर्काइव फाइल बनाने के लिए और अन्य। अब जानते हैं जेडीके का उपयोग। जब हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं और उसे कंपाइल करके निष्पादित करना चाहते हैं तो हमें जेडीके की आवश्यकता होती है। दूसरा जो हमारा है पॉइंट, वो है हमारा जेआरई। जेआरई के बारे में जानते हैं अब, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह जावा प्रोग्रामों को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है आपका जेआरई। जेआरई जावा प्रोग्रामों को रन करने के लिए आवश्यक सभी घटकों को प्रदान करता है, लेकिन इसमें जावा एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए आवश्यक टूल्स जैसे जावा सी यानी कंपाइलर नहीं होते हैं। तो जो आपका जेआरई होता है वो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए सभी आवश्यक घटकों को प्रदान तो जरूर करता है, लेकिन जावा एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए कुछ टूल्स जैसे कि जावा का कंपाइलर, ये इसमें शामिल नहीं होता है। अब जानते हैं जेआरई में शामिल मुख्य घटक। जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या है? जो बाइट कोड को मशीन कोड में बदलता है और उसे रन करता है। अभी आपने पढ़ा था कि जो जावा का कंपाइलर होता है वो जावा का जो सोर्स कोड होता है डॉट जावा फाइल, तो डॉट जावा फाइल को जो है बाइट कोड में यानी डॉट क्लास फाइल में बदलता है। तो ये जो जेवीएम होता है ये उस बाइट कोड को मशीन कोड में बदलता है और उसको रन करता है। जेआरई का अगला घटक जावा क्लास लाइब्रेरीज, ये उन क्लासेस और पैकेजेस का संग्रह होती है जो जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आई ओ। ठीक है, तो जावा क्लास लाइब्रेरीज क्लास और पैकेज का जो है कलेक्शन होता है, जो कि जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए यूजफुल होता है। अब जानते हैं जेआरई का उपयोग। जब हम जावा एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं तो हमें जेआरई की आवश्यकता होती है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए होता है जो केवल प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, ना कि उसे विकसित करना चाहते हैं। यानी अगर आप केवल प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं, आप प्रोग्राम को डेवलप करना नहीं चाहते हैं, केवल रन कराना चाहते हैं, तो हम जेआरई का उपयोग करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जेवीएम। ठीक है, जेवीएम जिसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन का संक्षिप्त रूप है। यह एक वर्चुअल मशीन है जो जावा बाइट कोड को
रन टाइम पर मशीन कोड में ट्रांसलेट और निष्पादित करती है। ठीक है, तो जो आपका जेवीएम है ये क्या करेगा, जावा बाइट कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। जेवीएम जावा प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म स्वतंत्र बनाता है। ठीक है, ये जेवीएम है जिसके चलते ही जावा को जो है कहा गया है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि जेवीएम का हर प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग संस्करण होता है। लेकिन बाइटकोड एक जैसा होता है, जिससे जावा प्रोग्राम एक बार लिखा जाता है और हर प्लेटफॉर्म पर चल सकता है, यानी ये राइट वंस रन एनीवेयर होता है। जेवीएम के मुख्य कार्य। जेवीएम का मुख्य कार्य है बाइट कोड का निष्पादन। जेवीएम क्या करता है, जो बाइट कोड होता है यानी जो डॉट क्लास फाइल होता है उसको रीड करता है, उसको पढ़ता है और उसे चलाने के लिए मशीन कोड में बदलता है। अगला कार्य गार्बेज कलेक्शन। यह स्वचालित रूप से अनुपयोगी ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से हटाता है। जो कुछ अनुपयोगी ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, उसको मेमोरी से हटाने का काम करता है हमारा जेवीएम। किसके माध्यम से, गार्बेज कलेक्शन के माध्यम से। अब है जेवीएम का उपयोग। जेवीएम को जेआरई का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने अभी बताया था कि जेआरई क्या करता है, क्लास फाइल को जो है मशीन कोड में बदलता है, फिर मैंने जेवीएम के बारे में भी वही चीज बताया था। दरअसल जेआरई के अंदर होता है जेवीएम। ठीक है, तो जब मैं कहता हूं कि जेआरई ये काम करता है, एक्चुअली उस वक्त जेआरई के अंदर जो जेवीएम होता है वो जो है आपके बाइट कोड को मशीन कोड में बदलता है। ठीक है, तो जेवीएम को जेआरई का हिस्सा समझा जाता है और यह जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, जेवीएम। तो हमने अभी समझा कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम क्या होता है। अगर आपको विस्तार से जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में जानना है तो इसी चैनल पर जावा के लेक्चर्स मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड वालों के लिए। तो आप जाकर के लेक्चर्स को देख सकते हैं और जावा का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है, इनके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, रोबोट एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जिसे इंसानी कामों को स्वचालित तरीके से करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक मशीन है जो एक या एक से अधिक कार्यों को तय किए गए निर्देशों के अनुसार स्वचालित रूप से करता है। रोबोट विभिन्न आकारों और प्रकारों के होते हैं और इनका उपयोग उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में किया जाता है। रोबोट की प्रमुख विशेषताएं। पहला विशेषता है इसका स्वचालन यानी ऑटोमेशन। रोबोट किसी काम को बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से करता है। यह मशीनों के द्वारा कार्यों को तेज और सटीक तरीके से करता है। अगली विशेषता, सेंसर और एक्ट्यूएटर्स। रोबोट में सेंसर होते हैं जो उसके आसपास की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि तापमान, गति, दूरी आदि। एक्ट्यूएटर्स इन सेंसरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर रोबोट को कार्य करने में मदद करते हैं। अगला विशेषता है प्रोग्रामिंग। रोबोट को किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यह प्रोग्राम उसे निर्धारित कार्यों को स्वचालित तरीके से करने की क्षमता प्रदान करता है। अगली विशेषता, मानव रोबोट इंटरफेस। कई रोबोटों में एक इंटरफेस होता है जो इंसान और रोबोट के बीच संवाद को संभव बनाता है। यह इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को रोबोट को नियंत्रित करने और उसकी स्थिति पर निगरानी रखने की अनुमति देता है। अगली विशेषता, विविध कार्यों में उपयोग। रोबोट विभिन्न कार्यों के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं, जैसे निर्माण कार्य, सुरक्षा निगरानी, चिकित्सा और अंतरिक्ष अन्वेषण आदि। अगली विशेषता, आधुनिकता और विकास। रोबोटिक्स का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जिससे रोबोटों की क्षमता और कार्यों की विविधता में वृद्धि हो रही है। नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग के साथ रोबोटों को और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। अगली विशेषता, स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी। कुछ रोबोटों में स्वायत्तता होती है, यानी ये अपने वातावरण के आधार पर निर्णय ले सकते हैं और काम कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन और स्वचालित कारें। इन विशेषताओं के साथ रोबोट मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न, क्लास के पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सदस्यों से आप क्या समझते हैं। उत्तर जानते हैं। किसी क्लास में डेटा और मेथड्स होते हैं। डेटा वेरिएबल को कहा जाता है, मेथड्स फंक्शन को कहा जाता है।
और ये तीन भागों में बटे होते हैं। तो किसी क्लास के अंदर जो डेटा और मेथड्स होते हैं वे तीन भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से भाग? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक डेटा और मेथड को पब्लिक मेंबर, प्राइवेट डेटा और मेथड को प्राइवेट मेंबर, और प्रोटेक्टेड डेटा और मेथड को प्रोटेक्टेड मेंबर कहते हैं। आगे बताया गया है कि किसी क्लास में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सदस्य यानी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं उस क्लास के डेटा और मेथड्स तक पहुंच यानी एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी किसी क्लास के अंदर जो डेटा है, कुछ पब्लिक डेटा है, कुछ प्राइवेट डेटा है, कुछ प्रोटेक्टेड डेटा है, तो उन डेटा के का जो एक्सेस है ना, वो एक्सेस किस तरह का होगा, आपका पहुंच उस पर किस तरह से होगा, आप उसके एक्सेस को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इन्हीं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की मदद से नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें यानी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को, इन्हें एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स या इसे हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य डेटा इनकैप्सुलेशन और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब हम लोग पब्लिक मेंबर के बारे में जानते हैं। पब्लिक मेंबर, जब हम मेंबर कहते हैं तो मेंबर का मतलब डेटा और मेथड दोनों से है, यानी डेटा और फंक्शन दोनों से है। तो पब्लिक मेंबर क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लास के बाहर भी हम लोग जो है पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। विशेषताएं, इन पर कोई एक्सेस प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, एक्सेस करने को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह सदस्य यानी यह जो पब्लिक मेंबर होता है पूरी तरह से सार्वजनिक होते हैं यानी पब्लिक होते हैं। दूसरा, प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर केवल उसी क्लास के भीतर उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर होंगे वो केवल क्लास के अंदर ही जो है यूज किए जा सकते हैं। इन्हें क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। जैसे पब्लिक मेंबर को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते थे, प्राइवेट को कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको आप जो है उस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। विशेषता पढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा को छुपाने के लिए उपयोगी। ठीक है, यानी अगर कोई डेटा है जो काफी महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा की दृष्टि से छुपाया जा सके, है ना, इनकैप्सुलेट किया करना हो, तो उसके लिए हम लोग जो है जो डेटा है उसको हम लोग प्राइवेट बनाते हैं। ठीक है, तो जिस जो भी डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है आप उसको जो है सुरक्षा की दृष्टि से छुपा के रखना चाहते हैं, तो वैसे डेटा को आप क्या बनाओ, आप उसको प्राइवेट बनाओ। इन्हें इन्हें मतलब प्राइवेट मेंबर को, तो प्राइवेट मेंबर को केवल उसी क्लास की मेथड या फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि एक प्राइवेट मेंबर को कौन एक्सेस कर सकता है, तो प्राइवेट मेंबर को उसी क्लास के फंक्शंस यानी उसी क्लास के जो मेथड्स हैं या फिर जो फ्रेंड फंक्शन होता है वही केवल एक्सेस कर सकता है। थर्ड, प्रोटेक्टेड मेंबर को जानते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर उसी क्लास और उसकी डेराइव्ड क्लासेस। अब देखिए डेराइव्ड का संबंध जो है इनहेरिटेंस से है। ठीक है, इनहेरिटेंस अगर आप जानते हैं तो डेराइव्ड क्लास का कंसेप्ट भी आप जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि प्रोटेक्टेड मेंबर उसी क्लास और उसकी डेराइव्ड क्लासेस के भीतर एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, डेराइव्ड क्लास का मतलब होता है किसी एक क्लास से निकला हुआ दूसरा क्लास। तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है वो एक क्लास में, जिस क्लास में वो प्रोटेक्टेड मेंबर है वहां तो एक्सेस किया जा सकता है, इसके अलावा वो मेंबर डेराइव होकर के कहीं और भी चला गया है, किसी अन्य क्लास में भी चला गया, तो वहां भी आप प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। विशेषताएं, यह प्राइवेट की तरह होता है लेकिन डिराइव्ड क्लासेस में एक्सेस योग्य होता है। ठीक है, प्राइवेट की तरह तो है लेकिन प्राइवेट को आप डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है उसको डिराइव क्लास में जाकर के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जिनको समझ में ना आ रहा हो उनको तो इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा, जो इनहेरिटेंस पढ़े होंगे उन्हें ये पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम डेटा को सीमित रखना चाहते हैं लेकिन उसे इनहेरिटेंस में उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर हम कब बनाते हैं, जब हम चाहते हैं कि डेटा को सीमित भी रखना है और हम चाहते हैं कि ये इनहेरिट भी हो, ये इनहेरिट होकर के दूसरे क्लास में भी जाए, तब हम लोग मेंबर को प्रोटेक्टेड बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मेथड्स क्या होते हैं? जावा में मेथड्स में दो तरीके कौन से हैं? इसका उत्तर देखिए। जावा में मेथड एक क्लास के भीतर परिभाषित किए गए कोड ब्लॉक होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो क्लास के अंदर जो मेथड होता है ना, क्लास के अंदर अगर हम लोग कोई मेथड यानी कोई फंक्शन को जो है इस तरीके से बनाते हैं ताकि हम उस फंक्शन के माध्यम से कोई काम कर सके, कोई विशिष्ट काम कर सके, तो ऐसे
कोड ब्लॉक्स को, है ना, ऐसे कोड ब्लॉक को, ऐसे कोड का संग्रह, है ना, ऐसे कोड का संग्रह जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया गया हो किसी क्लास के अंदर, उस कोड्स के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ये एक विशेष नाम से पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो हर एक मेथड का क्या होगा, एक नाम होगा, और उन्हें आवश्यकता के अनुसार बार बार कॉल किया जा सकता है। आप जो फंक्शन बनाओगे उस फंक्शन को, उस मेथड को जब जरूरत होगा तब उसको आप कॉल करा सकते हैं। मेथड का उपयोग एक बड़ा कार्य छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए किया जाता है। तो मेथड का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। अब थोड़ा कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। देखिए, फंक्शन यानी मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उस मेथड का रिटर्न टाइप होता है कि वो मेथड किस प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद मेथड का नाम होता है। फिर ये जो पैरेंथेसिस होता है, इस पैरेंथेसिस के भीतर होता है पैरामीटर्स यानी आर्गुमेंट्स, ठीक है, यानी वो मेथड किन वैल्यू पे काम करेगा। फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। फिर यहाँ पर क्या होगा, मेथड का बॉडी, यानी यहाँ वो कोड लिखे जाएंगे जो इस कोड के माध्यम से आप कोई विशिष्ट काम कराना चाहते हैं। फिर लास्ट में क्या होगा आपका, यहाँ पर ये आपका क्लोजिंग ब्रेसेस होगा। आगे बताया गया है जावा में मेथड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्री डिफाइंड मेथड्स, जिसको हम लोग बिल्ट इन मेथड्स भी बोलते हैं, या हम लोग इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये पहले से ही जावा एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में परिभाषित होते हैं और सीधे उपयोग किए जा सकते हैं। तो जावा में पहले से ही जो प्री डिफाइंड मेथड है ना, उसका उपयोग जो है हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से डायरेक्टली करते हैं। बस हम लोग को क्या करना पड़ता है, कोई पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे अगर आपको याद होगा, प्रिंट प्रिंट फंक्शन था। इसके अलावा आपके पास था प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट एलन। ये सभी क्या है, ये सभी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। जब जरूरत होता है तब हम लोग बस इसको जो है लिख लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। इन्हें उपयोग करने के लिए हमें केवल संबंधित पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। संबंधित पैकेज को इंपोर्ट कीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं कोड इंपोर्ट, है ना, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ठीक है, इस तरीके से। ये विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट संचालन, गणितीय गणना आदि। अगला जो हमारा मेथड का प्रकार है वो है आपका यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक है, यूजर डिफाइंड मेथड। ये वे मेथड्स हैं जो प्रोग्रामर द्वारा स्वयं परिभाषित किए जाते हैं। अगर मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद एक मेथड का निर्माण करूं, उसका सारा कोडिंग मैं लिखूं, ठीक है, तो ये कहलाएगा यूजर डिफाइंड मेथड। इन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है। कोड को सरल और पुनः उपयोग बनाने के लिए उपयोगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को जो है थोड़ा सरल बनाएं, ठीक है, और हम किसी काम को बार बार कराना चाहते हो, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। अब चौथे खंड का आखिरी प्रश्न, इनकैप्सुलेशन क्या है, उदाहरण देकर बताइए। इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह डेटा को हाइड यानी छिपाने और उसे सुरक्षित रखने का तरीका है। इसमें किसी क्लास के डेटा यानी वेरिएबल्स और उस पर ऑपरेट करने वाले मेथड्स को एक साथ बांध कर रखा जाता है। यानी डेटा और फंक्शंस को आपस में बाइंड करते हैं, और बाइंड करके जो यूनिट बनता है उसको हम लोग क्लास बोलते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको ही हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इससे बाहरी, है ना, इससे बाहरी कोड सीधे डेटा तक न पहुंच नहीं बना सकता है। इससे क्या होगा कि जो आपका डेटा है बाइंड करके रखा गया है, ठीक है, किसी बाहरी कोड के द्वारा आप उस डेटा तक नहीं पहुंच सकते हैं। डेटा को केवल क्लास के भीतर परिभाषित मेथड के माध्यम से एक्सेस और संशोधित संशोधित किया जा सकता है। तो क्लास के वो डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, तो क्लास के अंदर जो फंक्शन डिफाइन है ना, जो भी मेथड डिफाइन है, जो भी मेथड परिभाषित है, केवल उसके माध्यम से ही क्लास के अंदर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसे डाटा हेडिंग भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए इसे वास्तविक जीवन की एक घटना से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा समझाना है इनकैप्सुलेशन को, तो समझाने के लिए हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण है हमारा एटीएम मशीन। एटीएम मशीन को एक वास्तविक जीवन का उदाहरण मान सकते हैं जिसमें इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो आसान भाषा में समझने के लिए हमने एटीएम मशीन का एक उदाहरण लिया है जिसकी मदद से हम इनकैप्सुलेशन को आसानी से समझ सकते हैं।
सबसे पहले जानिए एटीएम का काम कैसे होता है ना, एटीएम का काम कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है, एटीएम का इंटरफेस होता है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इंटरफेस, ठीक है, तो क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं, मतलब क्लास समझ लीजिए आपका एटीएम हो गया, और जो इंटरफेस हो गया है ना, इंटरफेस, यहाँ पर क्लास के अंदर वो मेथड होगा, वो फंक्शन होगा। जब आप एटीएम का उपयोग करते हैं तो आप स्क्रीन पर विकल्प देखते हैं, जैसे बैलेंस चेक करना, पैसा निकालना, पैसे जमा करना। तो ये सभी क्या है, ये सभी फंक्शन है, या ये सभी मेथड है, ठीक है। तो एटीएम का जो इंटरफेस होता है, क्योंकि अब एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं तो यही चीज आपको स्क्रीन पर नजर आता है। तो ये एटीएम का इंटरफेस है, और इसी को क्लास के संबंध में, है ना, क्लास के रूप में मेथड समझ सकते हैं। इन विकल्पों को चुनने पर मशीन आपके निर्देशों को प्रोसेस करती है। जब आप इनमें से कोई एक विकल्प को चुनते हैं तो मशीन जो है क्या है, जो आप निर्देश देंगे, जैसे बैंक बैलेंस चेक करना है ना, या पैसा निकालना, जो निर्देश देंगे उसके अनुसार जो है आपका एटीएम प्रोसेस करता है। आंतरिक प्रक्रिया मतलब डेटा और लॉजिक, इसको समझते हैं। एटीएम के अंदर का सारा डेटा, जैसे आपका अकाउंट बैलेंस, पिन और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सुरक्षित रहता है, और और सीधे आपको नहीं दिखता है। एटीएम के अंदर आपका बहुत सारा डेटा रहता है, लेकिन क्या आप देख पाते हैं? ठीक है, एटीएम के मशीन के सामने खड़े हो जाइए, क्या एटीएम मशीन को देख के बता दीजिएगा कि इसमें जो है आपका अकाउंट का क्या क्या जानकारी स्टोर है ना, उसमें और क्या क्या जानकारी स्टोर नहीं, ये आपको सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता है। आपको केवल वही जानकारी मिलती है जो एटीएम का इंटरफेस आपको दिखाता है। आपको केवल वही जानकारी मिलेगा जो इंटरफेस में दिया हुआ है, यानी जो आपके सामने दिया हुआ है। और वो क्या था? वो था बैलेंस चेक करना, पैसे निकालना, पैसे जमा करना। इन तीन चीजों के अलावा आप उस एटीएम से और कोई काम नहीं कर सकते हैं, भले ही उस एटीएम मशीन के अंदर बहुत सारी जानकारी हो। ठीक है। तो उदाहरण के लिए, आप मशीन के अंदर जाकर डेटा को सीधे एक्सेस या बदल नहीं सकते हैं। क्या अभी हुआ है ऐसा कि आप एटीएम मशीन के अंदर चले जाओ और अंदर जाकर उसका डेटा को चेंज कर लो, है ना? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सिक्योरिटी हो गया। अब कह रहा है इनकैप्सुलेशन में एटीएम का संबंध। ठीक है सर, इनकैप्सुलेशन को एटीएम के माध्यम से समझाइए। तो देखिए, प्राइवेट डेटा, आपके अकाउंट का बैलेंस और अन्य संवेदनशील डेटा एटीएम मशीन के अंदर सुरक्षित है। इसे केवल बैंक के सिस्टम से नियंत्रित किया जा सकता है। अभी बताया कि एटीएम मशीन में आपसे संबंधित बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन सारा डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो क्या हो गया, प्राइवेट डेटा हो गया। अगला है गेटर और सेटर मेथड्स। गेटर और सेटर जो है वो फंक्शन को कहा जाता है। ठीक है, जावा में फंक्शंस को, मेथड्स को कहा जाता है गेटर और सेटर। आप स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों का उपयोग करके गेटर और सेटर मेथड की तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर जो विकल्प है उसका इस्तेमाल करके आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आपको बैंक बैलेंस मिलेगा या फिर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, बैलेंस को देखने के लिए चेक बैलेंस दबाएं, और पैसे निकालने के लिए विड्रॉ दबाएं। यही काम हो सकता है, इसके अलावा और कोई काम तो होगा नहीं। अगला है सुरक्षा। सुरक्षा के लिहाज से क्या कह रहा है कि एटीएम मशीन सुनिश्चित करती है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति आपके अकाउंट के डेटा को सीधे एक्सेस ना कर सके। ठीक है, कोई भी जो है अनाधिकृत, मतलब जिसको अधिकार नहीं है, वो आपके एटीएम मशीन से डेटा को निकाल नहीं सकता है। मतलब डेटा निकालने, मतलब पैसा निकालने के बारे में फिलहाल बात हो रहा है, तो वो जो है अब नहीं कर सकता है ऐसा। तो ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पिन यानी पासवर्ड जैसे सुरक्षा उपाय डेटा को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, पिन होगा, जिसको मालूम होगा वही पैसा निकाल पाएगा, है ना। पिन भी होना चाहिए और एटीएम कार्ड भी होना चाहिए, तभी पैसा को निकाल पाएगा, अच्छा अन्यथा पैसा निकाल नहीं पाएगा। तो हमने एटीएम मशीन की सहायता से समझा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। मॉडल प्रश्न पत्र का जो पांचवा खंड है, पांचवा खंड में ये कहा गया है कि किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका जो हल है अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस किस जिले से हैं, ये भी कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।